कहानी दुबई एयरपोर्ट से शुरू होती है, जहां फ्लाइट किंगडम 29 लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए 7 घंटे की उड़ान पर निकलने ही वाली है। फिर हमें एक पैसेंजर सैम मिल्सन से मिलवाया जाता है, जो बिना सूटकेस के सिर्फ एक छोटे से पेपर बैग के साथ आता है। उस बैग में उसकी एक्स वाइफ मार्सा, जिससे वह दोबारा सुलह करना चाहता है, उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट होता है। दूसरी तरफ मार्सा लंदन में अपने नए बॉयफ्रेंड डैनियल के साथ है और सैम को मैसेज पर कहती है कि वह फ्लाइट में न चढ़े, लेकिन सैम कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और फ्लाइट उड़ान भर लेती है। कुछ देर बाद पास बैठा पैसेंजर ह्यूगो सैम से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सैम, जो अपनी एक्स वाइफ को लेकर परेशान है, ह्यूगो को झिड़क देता है। तभी एक लड़की नाओमी वॉशरूम जाती है और वहां उसे फर्श पर एक बुलेट शेल मिलती है। वह डर जाती है और डिसाइड नहीं कर पाती कि क्रू को बताए या नहीं। बाद में वह अपने दोस्तों को यह बात बताती है। यह सुनकर एक डेढ़ उम्र का आदमी टेरी आता है और नाओमी से पूछता है कि क्या हुआ। नाओमी उसे बुलेट दिखाती है तो टेरी कहता है वह इसे लेकर क्रू को बता देगा, जो सिक्योरिटी को अलर्ट कर देंगे। लेकिन वह क्रू को ना बताकर इसे स्टुअर्ट को दिखाता है, जो फर्स्ट क्लास में सैम के पास बैठा है। दोनों आपस में बात करते हैं कि लड़की की वजह से उनका प्लान डिस्टर्ब हो गया है, इसलिए वे तय करते हैं कि अब 3 घंटे का इंतजार नहीं कर सकते। इस समय सैम उनकी बातें सुन रहा होता है और उनके बर्ताव पर शक करता है। इसके बाद टेरी अंदर आता है, लड़कियों से झूठ बोलता है कि ये बुलेट शायद किसी पुराने सोल्जर की जांच के दौरान गिरी होगी और घबराने की बात नहीं है। नाओमी तो मान जाती है, लेकिन उसके दो दोस्त अब भी डरे हुए हैं और उन्हें टेरी की बातों पर भरोसा नहीं होता। इसी कारण वे केबिन क्रू मेंबर आर्थर को बुलाते हैं और बुलेट के बारे में पूछते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं जानता। टेरी यह देखता है और सोचता है कि अब तेजी से कदम उठाने होंगे। कुछ सेकंड बाद टेरी, स्टुअर्ट, जैडन, लुइस और जैमी नाम के पैसेंजर घर निकालते हैं और सभी यात्रियों और कर्मचारियों को धमकाते हैं। वे सबको सीट पर बैठने और मोबाइल जमा करने को कहते हैं। जब आर्थर पायलट को लॉक करने की कोशिश करता है, जैमी उसे पकड़ लेता है। वहीं पायलट कैप्टन रॉबिन स्थिति को समझते हुए दुबई एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक गंभीर सुरक्षा घटना की जानकारी देते हैं। क्रू मेंबर कोलेट को स्टुअर्ट धमकाकर पायलट से कॉकपिट खोलने के लिए कहता है। वह रॉबिन को बताता है कि उसे उनके अफेयर की जानकारी है और अगर कॉकपिट नहीं खोला गया तो वह कोलेट को मार देगा। रॉबिन कोलेट की जान बचाने के लिए कॉकपिट खोल देता है, जबकि उसकी को पायलट एना उसे मना करती है। रॉबिन एना पर हाथ उठाता है और दरवाजा खोल देता है, जिससे हाईजैकर्स को कॉकपिट का पूरा कंट्रोल मिल जाता है। दुख की नोक पर रॉबिन दुबई अधिकारियों को कहता है कि सिक्योरिटी अलर्ट फॉल्स था और सब कुछ ठीक है, लेकिन अब्दुल्ला नामक ऑपरेटर को शक होता है। हाईजैकर्स वाईफाई बंद कर देते हैं, लेकिन सैम ने अपना फोन छिपा रखा होता है और वह मार्सा को टेक्स्ट करके बताता है कि फ्लाइट में बहुत खतरा है। तो मैं दुबई एयरपोर्ट पर एक महिला बैगेज हैंडलर नीला को उसके डरे हुए पति का कॉल आता है और बैकग्राउंड में उनकी बेटी की चीख सुनाई देती है। वह फौरन घर जाती है, लेकिन घर खाली होता है। लंदन में मार्शा सैम के मैसेज के बारे में अपने बॉयफ्रेंड डैनियल को बताती है, जो एक डिटेक्टिव ऑफिसर है। कोई जो सैम और मार्शा का बेटा है कहता है कि उसके पिता कभी झूठ नहीं बोलते, जरूर खतरे में होंगे। डैनियल मैसेज पढ़ता है और सैम के जॉब के बारे में पूछता है। मार्शा काई बताते हैं सैम एक टॉप लेवल नेगोशिएटर है। जब ऑर्गेनाइजेशन गंभीर मामलों में फंसता है तो सैम को बुलाया जाता है। ट्रेन में सैम अपनी सीट से उठता है और सीधा स्टुअर्ट से बात करता है। वह स्टुअर्ट को आश्वस्त करता है और कहता है कि अगर उसे सुरक्षित जाने दिया जाए तो वह उनकी मदद करेगा ताकि वे गलती ना करें। वह बताता है कि कुछ लोग डर जाएंगे और उनका कहना मानेंगे, लेकिन कुछ जरूर विरोध करेंगे और बवाल होगा। कोई प्रतिक्रिया नहीं करता और सैम के पासपोर्ट का फोटो लेता है और उसे सीट पर भेज देता है। फिर जैमी सैम से उसका फोन अनलॉक करवाकर मैसेज चेक करती है, लेकिन उसे वो मैसेज नहीं मिलता जिसमें सैम ने मार्शा को खतरे के बारे में बताया है। कुछ समय बाद दो पैसेंजर हाईजैकर्स पर हमला करने का सोचते हैं और वो जैडन पर हमला कर काबू में कर लेते हैं, लेकिन उसकी गन गिरती है और फायर हो जाती है, जिससे बाकी हाईजैकर्स आ जाते हैं।
कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि गन नहीं मिलता। बाद में सैम गन ढूंढकर स्टुअर्ट को देता है जिससे वह उसका भरोसा जीत सके। में डैनियल अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जारा, जो काउंटर टेररिज्म में है, को कॉल करता है और कहता है कि वो जांच करे कि सैम के प्लेन में कोई खतरा तो नहीं। जारा मान जाती है और अपने कॉन्टैक्ट, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल लंदन में है, उससे बात करती है। वो फिर दुबई एटीसी सुपरवाइजर से पूछता है, लेकिन दुबई एटीसी कहता है सब ठीक है और मैसेज फॉल्स अलार्म था। जारा फिर डैनियल को बताती है और वो मार्सा को अच्छी खबर देता है, जिससे मार्सा और काई रिलैक्स हो जाते हैं। उसी वक्त प्लेन में सैम मैगिन के पीछे कुछ लिखकर स्टुअर्ट को देता है। उसमें लिखा होता है कि पायलट खतरा है। वह फिर स्टुअर्ट को सलाह देता है कि रॉबिन को कॉकपिट से बाहर करना चाहिए क्योंकि सिस्टम ऑटो पायलट पर है। स्टुअर्ट रॉबिन से सिस्टम समझता है और जब उसे पता चलता है कि प्लेन ऑटो पायलट पर है, वह उसे सीट पर भेज देता है। जब पायलट भी फर्स्ट क्लास में आ जाता है, अब सैम नेक्स्ट प्लान पर काम करता है और इन फ्लाइट गेम के जरिए उसके चैट से रॉबिन से बात करता है। चैट में रॉबिन सैम को सूचित करता है कि अभी तक जमीन पर मौजूदा अधिकारियों से कोई संपर्क नहीं हुआ है और चूंकि वे अब इराकी सवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं, अगर इराकी एटीसी को कप्तान की ओर से कोई जवाब नहीं मिलता तो वे सैन्य जेट भेज देंगे और कोई नहीं जानता कि उसके बाद क्या होगा। सैम फिर नक्शे को देखता है, यह देखने के लिए कि विमान कहाँ है, और उसे एहसास होता है कि वे बगदाद के करीब पहुंच रहे हैं। कुछ पलों बाद कॉकपिट में बगदाद एयर ट्रैफिक अधिकारी की कॉल आती है। सैम अपहरणकर्ताओं को सूचित करता है कि कप्तान को एटीसी से संपर्क करना होगा क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो इराकी सेना विमान को मार गिराएगी। अपहरणकर्ता एना को बगदाद एटीसी से बात करने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन उन्हें शक हो जाता है और वे कप्तान से बात करने की मांग करते हैं। हालांकि रॉबिन सहयोग करने से मना कर देता है, इसलिए उसे कॉकपिट में खींच कर लाया जाता है। अंततः इराक से बात करता है और पुष्टि करता है कि वे सुरक्षित हैं। इसके बाद उन्हें आगे की जांच से बचाने के लिए झूठ बोलता है। जब रॉबिन कॉकपिट से बाहर आता है तो वह धीरे से एक डायल घुमा देता है जिससे विमान की दिशा बदल जाती है। उसी समय लंदन में एलिस नाम की एक महिला ब्रिटिश एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर में काम पर देर से पहुंचती है। उसे दुबई वाले विमान की सुरक्षा स्थिति के बारे में पता चलता है और उसे सूचित किया जाता है कि काउंटर टेररिज्म को इसमें शामिल किया गया था, लेकिन यह एक झूठा अलार्म निकला। हालांकि एलिस इस मामले की विशेष जानकारी को लेकर संदेह में रहती है और वह जल्दी से अपने बॉस से सलाह लेती है। उसका बॉस भी मन ही मन इसे दोबारा सोचता है और दुबई से दोबारा पुष्टि करने के बाद इराकी एटीसी से संपर्क करता है। वे रियल टाइम में फ्लाइट पाथ शेयर करते हैं, जिससे पता चलता है कि विमान ने अपनी दिशा में 3 डिग्री का बदलाव किया है। एलिस को एहसास होता है कि यह विमान द्वारा मदद मांगने की और समस्या का संकेत देने का तरीका है। इस समय दुबई एटीसी में ऑपरेटर अब्दुल्ला कप्तान के यह कहने के बावजूद कि वे सुरक्षित हैं, संदेह में रहता है। बाद में जब उसकी शिफ्ट समाप्त होने वाली होती है तो वह अपने सीनियर को ब्रिटिश काउंटर पार्ट से बात करते हुए सुनता है। अब्दुल्ला यह मानने लगता है कि पायलट से जबरदस्ती या कहलवाया गया है कि सब कुछ ठीक है। फिर वह सिक्योरिटी रूम में जाता है और जिम्मेदार व्यक्ति से सीसीटीवी फुटेज दिखाने का अनुरोध करता है। वह नोट करता है कि नीला, जो बैगेज सिक्योरिटी चेक पर थी, एक कॉल आने के बाद अचानक अपना सामान लेकर भाग गई। अब्दुल्ला सिक्योरिटी अफसर से पूछता है कि वह इतनी जल्दी क्यों चली गई, और अधिकारी जवाब देता है कि वह अचानक बीमार हो गई थी। इसके बाद अब्दुल्ला नीला को कॉल करता है, लेकिन वह जवाब नहीं देती है, इसलिए वह उसके घर जाता है। बाद में वह नीला के घर पर 2 ब्रिटिश पुरुषों को पाता है जो खुद को हाउस क्लीनर बताते हैं। वे कहते हैं कि नीला और उसका पति ऊपर है। अब्दुल्ला ऊपर जाता है और उन्हें आवाज देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वह बाथरूम में प्रवेश करता है और देखता है कि नीला और उसका पति गोली मारकर मारे जा चुके हैं। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कर पाए, उनमें से एक क्लीनर उसे सिर में गोली मार देता है। इसी बीच लंदन में जब एलिस को पता चलता है कि फ्लाइट K-29 सामान्य रास्ते पर नहीं जा रही है, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर चेतावनी जारी करता है और अन्य अधिकारी जांच शुरू करते हैं। वह ब्रिटेन की काउंटर टेररिज्म टीम की जारा से संपर्क करती है ताकि अजीब संचार की सच्चाई पता चल सके। इसके बाद जारा अपने ऑफिस जाती है और ड्यूटी ऑफिसर को सूचित करती है। वह अंततः उन्हें दिशा बदलाव की जानकारी देती है और एलिस टीम को बताती है कि उसने संभावित हाईजैक का पता कैसे लगाया। विमान में सैम कुछ पैसेंजर्स को कुछ गंभीर बात करते हुए सुनता है, लेकिन वह एक अधेड़ उम्र के अरबी जोड़े को समझ नहीं पाता। इब्सन पति सैम को कुछ जरूरी बात बताना चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे रोक देती है क्योंकि वह अपने पति की जान खतरे में नहीं डालना चाहती। हालांकि एक महिला अलीशा वह बातचीत सैम और ह्यूगो के लिए अनुवाद करती है। वह कहती है कि इजिप्शियन आदमी का दावा है कि अपहरणकर्ताओं की बंदूकें नकली हैं।
जब अलीसा पूछती है कि उसे कैसे पता चला, इजिप्शियन आदमी बताता है कि उसकी 30 साल की मिलिट्री सर्विस रही है, जिससे वह हाईजैक स्पेशलिस्ट था। तभी लुइस उन्हें बातचीत करते हुए देखता है और धमकी देता है। लेकिन सैम कहता है कि इजिप्शियन आदमी अपने पोतों को दोबारा ना देख पाने के डर से घबराया हुआ है। बाकी यात्रियों से शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस नई जानकारी के साथ ह्यूगो समस्या की जांच खुद करने का फैसला करता है। क्या सच में गोलियां नकली हैं? सैम ऐसा ना करने की सलाह देता है क्योंकि इससे उनका रेस्क्यू प्लान खराब हो सकता है। फिर भी ह्यूगो कहता है कि वह बीमार होने का नाटक करके वॉशरूम में जाएगा, जहां वह एक कागज पर मैसेज लिखता है। अपनी सीट पर लौटने से पहले ह्यूगो वह पेपर बॉल इकोनॉमी क्लास में फेंक देता है। एक महिला इसे नोटिस करती है और पेपर ले लेती है, जिसमें ह्यूगो ने फर्श पर गोलियां तलाशने को कहा है। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठकर चारों तरफ तलाश करती है, लेकिन लुइस उसे सीट पर लौटने से पहले देख लेता है। वह कहती है कि वह अपना चश्मा ढूंढ रही थी, तो लुइस जमीन से चश्मा उठाता है और उसे बैठने को कहता है। कुछ पलों बाद विमान तुर्की पहुंचता है, जहां इस्तांबुल के एक अधिकारी पायलट से पुष्टि करना चाहते हैं कि सब कुछ सुरक्षित है। जब रॉबिन पुष्टि करता है, अधिकारी पूछता है कि फ्लाइट की दिशा क्यों बदली, लेकिन रॉबिन इसे मूर्खतापूर्ण गलती बताता है। कॉल के बाद रॉबिन फिर से दिशा बदलता है ताकि स्टुअर्ट को भरोसा हो सके, लेकिन उसकी हरकतें एयरपोर्ट अधिकारियों को और संदेह में डाल देती हैं। लंदन में विदेशी सुरक्षा एजेंसियां काउंटर टेररिज्म को रणनीति शुरू करने की हरी झंडी देती हैं। वे इस आधार पर काम शुरू करते हैं कि अपहरण हो रहा है। डैनियल जारा से एयरक्राफ्ट मैनिफेस्ट मांगता है ताकि वह उसमें दिए गए नामों को डेटाबेस से मिलाकर यात्रियों में से क्रिमिनल को पहचान सके। जारा को पता चलता है कि एक यात्री जॉन्टी कॉलिंस अपराधी है, जिसे भयानक अपराधों के लिए सजा मिली थी और वो 3 दिन पहले ही रिहा हुआ है। बाकी यात्रियों में उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता। इन निष्कर्षों से हैरान होकर जारा मैनिफेस्ट डैनियल को भेज देती है। जब डैनियल जांचता है तो उसे पता चलता है कि 5 यात्री तकनीकी रूप से मौजूद ही नहीं हैं और किसी भी सरकारी डेटाबेस में नहीं मिलते। वह जारा को इसके बारे में बताता है और उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अब 5 अपहरणकर्ताओं की पहचान कर ली है। विमान में स्टुअर्ट थोड़ी देर के लिए वाईफाई ऑन करता है और जमीन पर किसी को कॉल करता है। हमें पता चलता है कि वे भी किसी के आदेशों पर काम कर रहे हैं, जो शायद पूरे मामले के मास्टरमाइंड है। हम देखते हैं कि अपहरणकर्ता खुद भी डरे हुए हैं और शायद यह उनका पहला बड़ा अपराध है। बीच विमान में यात्री परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वे जिंदा बचेंगे या नहीं। बाद में स्टुअर्ट को शक होता है कि रॉबिन अपने गेमिंग चैट के जरिए किसी और से संपर्क कर रहा है। वह रॉबिन को डराता है और जवाब पाने के लिए उस पर चिल्लाता है। जब वह रॉबिन के सिर पर मारता है तो सैम उसे रोकने की कोशिश करता है। स्टुअर्ट गुस्से में आ जाता है जब वह सैम को रक्षात्मक देखता है। उसे लगता है कि वह स्थिति पर नियंत्रण खो रहा है, इसलिए वह सैम को डराता है और धमकी देता है कि अगर वह दोबारा हीरो बनने की कोशिश करेगा तो उसे गोली मार देगा। स्टुअर्ट ऑर्डर करता है कि सभी स्क्रीन बंद कर दी जाएं। इसके बाद ह्यूगो सैम से कहता है कि स्टुअर्ट ने बहस के दौरान किसी को नहीं मारा। यह साबित करता है कि बंदूकें नकली हैं। उसी समय ऑर्थर बातचीत सुन लेता है और बताता है कि उन्होंने कोई गोली नहीं पाई, लेकिन एक लड़की ने पहले गोली देखी थी। सैम फिर इजिप्शियन आदमी से पूछता है क्या वह साबित कर सकता है कि गोलियां नकली हैं। इजिप्शियन आदमी फिर असली और नकली गोली के चित्र बनाता है ताकि फर्क बताया जा सके। इसके बाद केबिन क्रू भोजन और पेय परोसने का अनुरोध करता है। स्टुअर्ट केवल पानी की बोतलें वितरित करने की अनुमति देता है। जब फ्लाइट अटेंडेंट पानी दे रहे होते हैं तो नाओमी और उसके दोस्तों को 2 संभावित गोलियों का स्केच मिलता है। लड़कियां दावा करती हैं कि जो गोली उन्होंने देखी थी वह स्केच बी से मेल खाती है, जिससे साबित होता है कि अपहरणकर्ता ब्लैंक गोलियां इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही सैम को यह पुष्टि मिलती है, वह एक अपहरणकर्ता का सामना करने और उसे हटाने का फैसला करता है। वह हीगो को सलाह देता है कि उन्हें जोखिम लेना होगा और सबसे कमजोर अपहरणकर्ता को हटाना होगा। वह टेरी को सबसे कमजोर मानता है और ह्यूगो से उस पर हमला करने को कहता है, लेकिन ह्यूगो इतना डर जाता है कि वह हिल भी नहीं पाता और सैम को बताता है कि यह वह नहीं कर सकता। इस बीच इकोनॉमी क्लास में नासिर नाम का एक आदमी अपने चाचा की सेहत के लिए चिंतित है कि चाचा को इंसुलिन चाहिए जो एक बैग में रखा है, इसलिए नासिर अपहरणकर्ता जैडेन से दवा लेने की अनुमति मांगता है।
लेकिन जैडेन मना करता है और धमकी देता है कि वह उसे गोली मार देगा। नासी लड़ने का फैसला करता है और अपने चाचा की दवा लेने जाता है। हालांकि जैडेन उसे पीटता है और दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिससे विमान में अफरा तफरी मच जाती है। जब यह लड़ाई चल रही होती है, सैम इसका फायदा उठाता है और विमान के पिछले हिस्से की ओर चुपचाप निकल जाता है। वह घबराए लोगों के बीच से होता हुआ पीछे जाता है, अराजकता को देखता है और कार्रवाई करने का फैसला करता है। वह बैग से असली गोलियां निकालता है और अपनी बंदूक में ब्लैंक्स की जगह असली गोलियां डाल देता है। बाकी अपनकर्ता शायद ब्लैंक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब स्टुअर्ट के पास असली हथियार है। इस बीच सैम टेरी के पास जाता है और उस पर शारीरिक हमला करता है, लेकिन लड़ाई इस स्थिति में पहुंच जाती है कि टेरी उस पर बंदूक तान देता है। जैसे ही टेरी धमकी देता है, सैम उससे कहता है कि वह गोली चला दे। वह ललकारता है क्योंकि वह जानता है कि उसकी बंदूक नकली है। तभी स्टुअर्ट विमान के पीछे दौड़ता है, लोडेड गन निकालता है और किसी पर टान देता है। अचानक एक गोली चलती है और उसकी आवाज हर जगह गूंजती है और इस एपिसोड का अंत होता है।